हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री। प्रीवियस सेशंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई थी उनको हमने डिटेल में स्टडी किया था कि 1947 से लेकर 1973 तक पाकिस्तान के अंदर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई। 1973 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने डिटेल में स्टडी किया, उसके डिफरेंट पार्ट स्ट्रक्चर, और उसके अंदर 25 अमेंडमेंट्स जो हुई थी वो भी हमने डिटेल में स्टडी की। उसके बाद हमने जाना था पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ। तो आज हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री का पहला सेशन है। इस सेशन के अंदर हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो हम शॉर्टली ये देखेंगे कि पाकिस्तान बना कैसे, वो कौन से की इंसिडेंट थे जो 1947 से पहले हुए कि जिनकी बेस पे इंडिया की पार्टीशन हुई और पाकिस्तान बना। कि इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिली ब्रिटिशर्स से, लेकिन साथ ही इंडिया की डिवीजन भी होगी और फिर यहाँ इस खिते के अंदर दो इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट्स बन गई 1947 के अंदर। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान क्या है, वो कौन से की इंसिडेंट्स हैं, इनको हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। 1857 के अंदर इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी जिसको हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम लेते हैं। अब वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ये वार जीत गए और इंडिया के अंदर एक सिस्टमेटिक रूल आ गया ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट और मोनार्क ने यहाँ पे डायरेक्टली अपना रूल कायम कर लिया। अब इंडिया जो है वो इंडिया नहीं रहा बल्कि ये ब्रिटिश इंडिया बन गया। और इंडियंस के जो सिविलियंस के जो राइट्स थे, जैसे कि पीजेंट्स के राइट्स, लेबर के राइट्स, ट्रेडर्स के राइट्स, तो जितने भी ये लोग थे यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, जॉब्स कर रहे थे, ये लोकल इंडस्ट्री जिनकी थी स्मॉल स्केल पे, ये वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, तो उन लोगों के राइट्स को ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा वायलेट करना शुरू कर दिया। टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिए और एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया। तो इसी तरह से उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, लोकल प्रोडक्ट को मार्केट से एलिमिनेट करने की कोशिश की गई। तो इन सारी सिचुएशंस के नतीजे में इंडियंस के अंदर, क्योंकि 1857 के अंदर जो रिएक्शन पैदा हुआ उसमें इंडियंस कामयाब ना हो सके, तो लिहाजा अब इंडियंस को ये लगा कि वो कोई सिस्टमेटिक मूवमेंट करें। तो उसके बाद इंडिया के अंदर सिस्टमेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई और इसका रिज़ल्ट ही था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 80s की जो है वो डेकेड के अंदर जाकर। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का पर्पज़ ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वो पॉलिटिकल पार्टी होगी जो इंडिया के अंदर इंडिया के जो नेटिव्स हैं, पब्लिक है, उनको रिप्रेजेंट करेगी ब्रिटिशर्स के सामने और इंडियन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, गवर्नमेंट से बात करेगी कि नेटिव्स हैं, यहाँ के पब्लिक है, उनको उनके राइट्स दिए जाएं, ठीक है, जिससे पब्लिक का रिएक्शन कम होगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ओपन टू ऑल, यानी कि ये एक इंडियंस की पॉलिटिकल पार्टी थी, न कि किसी कम्युनल बेस पे बनी थी, यानी कि रिलीजियस बेस पे ये स्टार्ट में नहीं बनी थी। बट हुआ कुछ यूँ कि जो हिंदूज़ थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में डोमिनेट करने लगी। उसकी रीज़न ये थी कि जो हिंदू कम्युनिटी थी उसने पॉलिटिक्स में भी स्टार्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और साथ में इसी तरह से उन्होंने जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट जॉब्स में भी और इंग्लिश एजुकेशन, इन सारी चीज़ों की तरफ स्टार्ट में उन्होंने तवज्जो दी और उन्होंने फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी ख़ुद को डोमिनेट करने लगे, इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी डोमिनेट करने लगे। अब जब हिंदूज़ की वहाँ पे डोमिनेंसी होगी, वर्कर भी ज़्यादा थे और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो भी ज़्यादा हिंदू थे, तो मुस्लिम्स को, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसीज़ से ये लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के राइट्स की तर्जुमानी कर रही है और मुस्लिम्स और बाकी जितने भी यहाँ पे रिलीजन हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर रही है। तो जो मुस्लिम लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, ये 1906 में जो है वो बंगाल, ढाका में जाके इन्होंने एक सेशन किया। उस सेशन में इन्होंने ये कहा कि हम अपनी एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना देते हैं जो मुस्लिम्स के राइट्स को रिप्रेजेंट करेगी और उनको प्रोटेक्ट करेगी, जो मुसलमानों की नुमाइंदा पार्टी होगी। तो 1906 में बंगाल के अंदर एक सेशन के अंदर इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और फिर आगे चलकर 1930 के अंदर इलामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद के अंदर ये कहा कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस
इसी तरह से पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाकर और साथ में सिंध को भी मिलाकर एक अलग स्टेट बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं और ताकि मुसलमान यहाँ पे अपनी इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। आगे चलकर 1933 में इकबाल के इस ख्वाब के बाद 1933 में चौधरी रहमत अली, जो कि ब्रिटेन में थे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे एज स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो इन्होंने इस खित्ते को का नाम जो है वो पाकिस्तान सजेस्ट किया कि हम इस खित्ते का, जिसका इल्लामा इकबाल जो है वो कह रहे हैं कि इसको पाकिस्तान इसको एक अलग स्टेट बना दिया जाए, तो इसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रख दिया। और फिर इसी तरह से आगे चलकर 1940 में 23 मार्च को जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी इसका एक सेशन होता है लाहौर में 23 मार्च को, और ये बेसिकली ये सेशन स्टार्ट हुआ था 22 मार्च को और ये फिर रहा था 24 मार्च तक। तो इसमें जो 23 मार्च है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 23 मार्च को AK फजलुल हक, जो कि बंगाल के बाद में गवर्नर भी रहे, इन्होंने 23 मार्च इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 23 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया। अब रेजोल्यूशन में ये बात लिखी हुई थी कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स हैं, जैसे कि ईस्ट बंगाल है, ठीक है, इसी तरह से पंजाब है, सिंध है, NWFP है, इनको मिलाकर और साथ में बलूचिस्तान भी, इनको मिलाकर एक अलग इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट बनाई जाए जहाँ पे मुसलमानों के राइट्स की फुल प्रोटेक्शन हो। और इसी को मुस्लिम लीग ने अपना मोटिव भी बना लिया फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए। तो मुस्लिम लीग का यहाँ से मोटिव डिफाइन हो गया। अब तमाम मेंबर्स ने इसके ऊपर वोटिंग की, सब ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए और सब ने इसको मुतफ़िक़ा तौर पर पास कर दिया। अब इससे आगे चलकर क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चरमरा गई थी, यानी कि कमज़ोर पड़ गई थी, क्योंकि 1939 के अंदर वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होती है, ब्रिटेन उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जर्मन्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो उनके काबू में नहीं आते, तो ब्रिटेन अपना काफ़ी ज़्यादा जो है वो इकॉनमी का लॉस कर बैठता है इस वार के अंदर। और ऊपर से जापान का थ्रेट होता है इंडिया के अंदर कि जापान भी हमला कर देगा। और फिर इंडिया के अंदर जो एजिटेशन स्टार्ट हो गई थी, जो तहरीकें शुरू हो गई थी 1857 से, वो एजिटेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी 1940 तक। तो अब जो खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर इसी तरह से गांधी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल नाफरमानी, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस तरह की जितनी भी मूवमेंट्स थी, इनने इंटरनली अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर डाला और बाहर से वार में हैं अंग्रेज़। और ब्रिटेन इतना ज़्यादा अपनी इकॉनमी का लॉस कर बैठा था कि ब्रिटेन को अपनी इकॉनमी को वापस अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए USA से कर्ज लेना पड़ा। अब ऐसी सिचुएशन में ब्रिटिशर्स ने पूरी कोशिश की कि वो इंडिया को के अंदर मौजूद पॉलिटिकल जो सिविल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, इनको ख़त्म करके और फिर इंडिया को जो है जब तक कि वार चल रही है यहाँ पे इंटरनल सिचुएशन जो है उसको नॉर्मलाइज किया जाए। इसके लिए उन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, इन सब सेशंस के ज़रिए से ब्रिटिशर्स ने ये कोशिश की कि इंडियंस को वो इंडिपेंडेंस दें लेकिन डोमिनियन स्टेट्स दें। बट जो एजिटेशन चल रही थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि अब ब्रिटिशर्स को 1945-46 में ये लगने लगा कि उनको यहाँ से जाना चाहिए। और फिर 1945-46 के उन्होंने इलेक्शन करवाए ताकि पता चले कि यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज़ जो हैं वो किस जगह पे मेजॉरिटी में हैं जिनको पावर्स हैंड ओवर की जा सकें। 1945-46 के इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसमें यह डिफ़ाइन कर दिया इंडियन पब्लिक ने कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन है। तो इन इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स को हम एक मैप के ज़रिए से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब ये मैप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, पंजाब, सिंध और बंगाल, इन 3 प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग जो है वो इलेक्शंस जीत गई। इसी तरह से जो ब्लू कलर में है जैसा कि NWFP है, UP है, यूनाइटेड प्रोविंसेस के ऊपर, और जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर बिहार और उड़ीसा, और फिर बंगाल के ईस्ट की तरफ आपको आसाम नज़र आ रहा होगा, बीच में सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, बम्बई, मद्रास। इन प्रोविंसेस में, इन 7 प्रोविंसेस में
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो इलेक्शन जीत की, और बाकी जो आपको येलो कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी, यहाँ पे इलेक्शंस हुए ही नहीं क्योंकि यहाँ पे राजाओं की हुकूमतें थी। अब यहाँ पे जो पंजाब है, सिंध है, इसी तरह से ईस्ट बंगाल, यहाँ के मुस्लिम्स ने, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा मुस्लिम थी, तो इन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ सामने आई कि यहाँ की पे मुस्लिम लीग जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इन रीजन्स को, और बाकियों को जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप था 1945-46 के इलेक्शंस के बाद, उसमें ये होना था कि अब क्योंकि इलेक्शन इसलिए करवाए थे ब्रिटिशर्स ने कि इलेक्शंस के बाद जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स जो हैं वो चुने जाएंगे। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स आगे जाके जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे, या कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने बनानी थी इंडिया के लिए। अब इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली का काम था इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये तय कर दिया वो जाएंगे। अब वो जाएंगे तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ब्रिटिशर्स के ज़रिए से जो बनाया गया था इंडिया के अंदर, उसको नाफिज किया गया था। अब उस एक्ट ने तो ख़त्म हो जाना है, तो इंडियंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो इन इलेक्शंस के रिजल्ट में बनने वाली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आगे जो है वो इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस देनी थी ब्रिटिशर से, तो तब तक इंडिया डोमिनियन स्टेटस में रहेगा। तो 1945-46 के इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हुआ क्या कि जैसे ये इलेक्शंस हुए, ये सारी चीज़ें तय हो गई, तो मुस्लिम लीग कंटिन्यूसली साथ साथ डिमांड कर रही थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, हम इंडिया के साथ, हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे भेजा। तो कैबिनेट मिशन प्लान में यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक तो बनाना थी, और फिर दूसरा यहाँ पे जो गवर्नमेंट के डिफरेंट टीयर्स थे वो उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। जब हम प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री करेंगे तो कैबिनेट मिशन प्लान को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या था इस प्लान में। तो इन शॉर्ट जो पावर्स थी वो इंडियन को कैसे ट्रांसफ़र करनी है, ये चीज़ डिफाइन करने के लिए जो कैबिनेट मिशन प्लान है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वहाँ के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर एटली ने यहाँ पे भेजा था इंडिया के अंदर। अब हुआ ये कि जो कैबिनेट मिशन के सारे प्लान जो हैं वो फेल हो गए। इंडिया को ब्रिटिशर्स आज़ाद करना चाह रहे थे, डोमिनियन का स्टेटस देना चाह रहे थे, साथ में इंडिया को एक फेडरेशन बनाना चाह रहे थे जिसमें जो है वो एक फेडरल गवर्नमेंट होगी और सारे के सारे प्रोविंसेस जो है इस फेडरेशन का पार्ट होंगे। बट ये प्लान फेल हो गया, और इसके फेल होने की रीज़न ये थी कि मुस्लिम लीग को अलग कंट्री चाहिए थी, अलग स्टेट चाहिए थी। इस वजह से कैबिनेट मिशन प्लान भी हमें फेल होता हुआ नज़र आता है। और फिर अब जब मुस्लिम लीग का ये जो मोटिव था अलग कंट्री बनाने का, जब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, और फिर कायदे-ए-आज़म का डायरेक्ट एक्शन प्लान जिसके ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा दंगे पैदा हो गए, जिसमें काफ़ी हिंदू पॉपुलेशन की भी डेथ हुई और काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन की भी, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों की डेथ हुई, बेकार हुए, लोगों ने खंजरों से एक दूसरे को मारा। तो जब ये सिचुएशन और इस तरह का क्याओस पैदा हो गया सोसाइटी में, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 जून प्लान के ज़रिए से, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, या डिवीजन एक्ट भी इसको बोलते हैं, इसके ज़रिए से ये बात तस्लीम कर दी कि जी हम अब इंडिया को जो है वो डिवाइड करेंगे। और फिर इंडिया जो है वो डिवाइड हुआ। रेड क्लिफ अवार्ड जो है उसको बनाया गया डिवीजन का हेड, कि वो जो डिवीजन और बाउंड्रीज जो है उनको मार्क करने के लिए। तो फिर पाकिस्तान और इंडिया जो है 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई। इस मैप के ज़रिए से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से रीजन्स आए और इंडिया में कौन कौन से आए। और इससे पहले हम एक और मैप देख लेते हैं, बल्कि इसको पहले देख लेते हैं। अब इस मैप के अंदर जो यहाँ पे बंगाल है हमारे पास, ईस्टर्न पार्ट, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, और जो है NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, ये पाकिस्तान का पार्ट बन गए। अब इनमें प्रिंसली स्टेट्स भी थी, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जगहों पे प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको भी हम देखते हैं आगे चलकर। अब यहाँ पे जो येलो कलर का जो एरिया है, ये पाकिस्तान बना उस वक़्त, यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट हुए, यहाँ पे इलेक्शन हुए 1945-46 में, जबकि बाकी जो रीजन्स थे, जैसे कि ये बलोचिस्तान है, पंजाब का ये ईस्टर्न पार्ट है, इसी तरह से सिंध में ये वाला पार्ट, और नॉर्दर्न पार्ट्स में
यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थी। इन प्रिंसली स्टेट्स ने बाद में पाकिस्तान के साथ इलाक किया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो प्रिंसली स्टेट्स थी जो पाकिस्तान में शामिल हुई। एक तो थी हमारे पास बहावलपुर, जो कि 1947 में शामिल हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा एरिया था और ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मौजूद थी। इसी तरह से खैरपुर 1947 में चित्राल नार्दर्न पार्ट में थी। फिर इसी तरह से सवात जो है वो आज के पीके में मौजूद है। नगर ये आजकल गलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है। दीर, ठीक है। लसबेला वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लसबेला जो है वो कोस्ट लाइन के ऊपर मौजूद है। यानी कि इस रीजन की सारी ट्रेड जो है वो समुंदर से होनी थी और समुंदर के ऊपर जो है वो कोस्ट लाइन पे लसबेला की ये स्टेट मौजूद थी, प्रिंसली स्टेट। तो इसने पाकिस्तान के साथ जो है वो इलाक किया 1948 के अंदर। फिर खारान ने किया। खारान का बाय एरिया काफ़ी बड़ी स्टेट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से मकरान भी पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न पार्ट का एक काफ़ी बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो मकरान के साथ लगती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलात भी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से ये छोटे छोटे विलेजेस थे, 1 2 3 विलेजेस पर मुश्तमिल कुछ रियासतें थीं, जैसे कि अमहे और फुलरा। ये भी जो है वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक किया। आगे चलते हैं। फर्स्ट नॉन इलेक्टेड एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट कैसे बनी। अब 1945-46 के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे उसमें से जो NWFP पंजाब, ठीक है ना, ईस्ट बंगाल और फिर इसी तरह से सिंध से जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शंस जीते थे, वो सारे के सारे जो है वो सिंध में आ जाते हैं। सिंध में कराची में जो है वो अपनी एक कंस्टिट्यूएंट असम्बली बना देते हैं। उस कंस्टिट्यूएंट असम्बली को हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट बनी, जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थी और नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, क्योंकि इलेक्शंस इनके हुए थे अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान बनने के बाद ये इलेक्ट नहीं हुए थे, उससे पहले ये इलेक्ट हो चुके थे। लिहाजा हम पाकिस्तान के किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बोलते। अब इस गवर्नमेंट में जो मिस्टर जनात है ये पहले स्पीकर बने और गवर्नर भी पाकिस्तान के यही थे। मिस्टर लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन के। जो दूसरे मेंबर्स हैं इसमें 69 मेंबर्स थे, बाद में 79 हो गए क्योंकि स्टेट्स भी शामिल हो गई और फिर कुछ वुमेन्स को वोट सीट्स दी गई। तो अब अगर आप इन मेंबर्स को देखना चाहते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के सेशंस मैंने किए हैं, उन सेशंस में सबसे पहले सेशन के अंदर इन सारे मेंबर्स के नाम जो है वो एक टेबल के ज़रिए से वहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं। आप उस वीडियो को वहाँ पे रोक के आप इन मेंबर्स के नाम अगर पढ़ना चाहते हैं, कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कौन कौन थे, कहाँ से थे, किस पार्टी से थे, तो वहाँ पर डिटेल मौजूद है। अब असम्बली के गोल्स जो है वहाँ पर भी मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। एक तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक गोल जो था वो ये था कि असम्बली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था पाकिस्तान के लिए, जो कि आगे चलकर फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाती ये असम्बली। फिर असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है, अगेन असम्बली बनती है और वो असम्बली आगे चलकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ स्टेप्स उठाती है। तो वो सारे की सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स वाली सीरीज़ के अंदर। और फिर दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम यह था कि जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी थी। एक तो पाकिस्तान के ऐसे में आया ईस्ट बंगाल, नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन था ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो है वो जूट की प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा था, बट वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी कि जूट की फिनिशिंग करके फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर बेचा जाए, उससे अच्छी खासी इनकम हो, जबकि वेस्ट बंगाल के अंदर इंडस्ट्री मौजूद थी। इसी तरह से पंजाब जो है वो एग्रीकल्चरल तो था, बट यहाँ पे इन गवर्नमेंट्स ने आज तक पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी एग्रीकल्चर के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। बहरहाल यहाँ पे इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी। तो इसी तरह से बलूचिस्तान का जो इलाका है वो भी बैकवर्ड इलाका था। तो डिवीजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में जो इलाके आए तो वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रिसोर्स नहीं थे, रिसोर्स आज भी हैं, तब भी थे, यूटिलाइज़ नहीं किए गए। किसी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई सॉलिड ठोस पॉलिसी बनाई नहीं। कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा टाइम के लिए टिकी ही नहीं कि वो कोई पॉलिसी बना सके, ये बनाई नहीं गई। बहरहाल जो भी है, यहाँ पे रिसोर्स था बट डेवलपमेंट नहीं हुई थी इन रीजन्स की। अब गवर्नमेंट को चलकर आगे चलकर जो है वो इनकी डेवलपमेंट करनी थी। तो ये पाकिस्तान की सबसे बेसिक 1-2 प्रॉब्लम्स थी, कॉन्स्टिट्यूशन और फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी पाकिस्तान के अंदर वो थी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पे कोई लीडरशिप मौजूद नहीं थी, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, पॉलिटिकल लीडरशिप का लैक था, एक तो वो गैप फिल करना था, और फिर आगे चलकर क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आए थे। उनका रहना, घर, रोज़गार, एवरीथिंग का बंदोबस्त करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है जब रेफ्यूजीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो भी एक चैलेंज था पाकिस्तान के लिए। फिर इसी तरह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए 1500 किलोमीटर चौड़ा देश एक बीच में भारत मौजूद था। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो मल्टी रिलीजियस जो है वो तो था ही। तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स थी। तो फिर इसी तरह से फॉरेन रिलेशनशिप में पाकिस्तान को चैलेंजेस थे बनने के बाद, यानी कि उस वक्त दो बड़े ब्लॉक थे, अमेरिकन ब्लॉक, रशियन ब्लॉक। तो पाकिस्तान को उस वक्त ये डिफाइन करना था कि वो अमेरिकन ब्लॉक के साथ खड़े होंगे या रशियन ब्लॉक के साथ खड़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनिशियल प्रॉब्लम्स में थी और कई प्रॉब्लम्स थी जिनको हम अगले सेशंस के अंदर जाके डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और उनके सोल्यूशन क्या क्या पॉसिबल थे, गवर्नमेंट्स ने क्या स्टेप्स उठाए, कहाँ फेल हो गई, कहाँ उन्होंने जो है अपना रोल प्ले किया। तो ये सारी चीज़ें तो आगे देखेंगे। अब हम ये देखते हैं पाकिस्तान एज डोमिनियन। जब पाकिस्तान बना तो वो कम्प्लीटली आज़ाद नहीं था, यानी कि उसका अपना वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री हरगिज़ नहीं था और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं थी। अब पाकिस्तान को डोमिनियन का स्टेटस था। अब डोमिनियन के स्टेटस में पाकिस्तान के जो डिफेंस है वो ब्रिटिशर्स के पास था। पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स भी किसी हद तक ब्रिटिशर्स के पास थे और हमारा जो गवर्नर जनरल था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर यहाँ पे काम करता था, यानी कि हल्फ उसके नाम के लेता था वो। तो लिहाजा पाकिस्तान एक डोमिनियन था, ना कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री था। तो 1956 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए ब्रिटिशर्स से। अच्छा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर सकती, वो इंटरफेयर हमारे इंटरनल मैटर्स में बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ 1935 का था। फिर इसी तरह से हमारा गवर्नर जो सबसे सुप्रीम जो है वो हेड ऑफ द स्टेट था, वो भी जो है वो ब्रिटिश क्राउन के सामने वो हेल्प लेता था जब तक कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन न बन जाए, तब तक उन्हीं को इन्होंने फॉलो करना था। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के ज़रिए से मैंने ये चीज़ें क्लियर की हुई हैं। पाकिस्तान जो है वो 1956 तक एज डोमिनियन चलता रहा। कब तक के? जब तक हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पाकिस्तान का पहला प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन रहा 1956 तक, यानी कि 7 साल पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1935 का अंग्रेज़ों का बनाया हुआ वो एक्ट था जो उन्होंने इंडिया के लिए 1935 में बनाया था। अब जिन्ना ने अपना पहला ओथ लिया एज गवर्नर जनरल, तो उन्होंने ये किंग जॉर्ज 6 जो हैं उनके नाम पे हेल्प लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई मोहम्मद अली जिन्ना डू solemnly affirm to faith and allegiance to the Constitution of Pakistan and by law established and that I will be faithful to His Majesty King George VI in the office of Governor General of Pakistan। यानी कि मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की को तो ओबे करूँगा एज गवर्नर, लेकिन साथ ही साथ मैं किंग जॉर्ज 6 का लॉयल रहूँगा। तो पाकिस्तान जो है वो डोमिनियन था। जनरल सर वाल्टर मेजरवे फ्रैंक जो पाकिस्तान के थे फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने 1947 से 48 तक, ये ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे। फिर इसी तरह से डोगलस ग्रेसी सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं तो 1948 से 51 तक। तो पाकिस्तान में सुप्रीम लीडरशिप जो थी वो किंग जॉर्ज 6 के पास थी और पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो भी ब्रिटिशर्स के पास था। सो पाकिस्तान एक डोमिनियन था। आई होप आज के ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा।